हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मास्टर योर इमोशंस की। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने इमोशंस पर काबू पा सकते हैं और एक संतुलित व खुशहाल जीवन जी सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने इमोशंस के कारण गलत फैसले ले लेते हैं या अपने रिश्तों में खटास ले आते हैं। इमोशंस हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन जब ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, तो ये हमें और हमारे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मास्टर योर इमोशंस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है जो आपको आपकी भावनाओं को समझने, पहचानने और उन पर नियंत्रण पाने की कला सिखाती है। इसमें आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज जो आपके डेली लाइफ में मदद करेंगी। चाहे आप स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन से जूझ रहे हो, या फिर अपने काम और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना चाहते हो, ये किताब आपके लिए एक बेहतरीन टूल साबित हो सकती है। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। अक्सर हम नेगेटिव थॉट्स में फंस जाते हैं, जिससे हमारा मूड और हेल्थ दोनों प्रभावित होते हैं। इस किताब में दी गई टेक्निक्स की मदद से हम अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचान सकते हैं और उन्हें पॉजिटिव थॉट्स में बदल सकते हैं। तो अगर आप भी अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं और अपने जीवन में एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको इस किताब के हर पहलू से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि कैसे आप इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे भी ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। चलिए, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की शानदार किताब मास्टर योर इमोशंस की जर्नी, और जानते हैं कि कैसे हम अपने इमोशंस के मास्टर बन सकते हैं। चैप्टर 1, कैसे आपकी संरक्षण प्रणाली आपके भावनाओं पर प्रभाव डालती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आज की जिंदगी आपके पूर्वजों की जिंदगी से कितनी अलग है? आज के समय में खाने के लिए तुम्हें जंगल में जाकर शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाजार में आसानी से जरूरत की चीजें खरीद सकते हो। अब तुम्हें किसी जंगली जानवर से छिपने या डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वह अब तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारा शिकार नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर एक ऐसा प्राचीन सर्वाइवल मैकेनिज्म मौजूद है जो कभी खत्म नहीं हुआ। जब तुम किसी खतरे का सामना करते हो, तो ये मैकेनिज्म तुम्हें भागने की एनर्जी देता है। यही वजह है कि ये मैकेनिज्म नेगेटिव इवेंट्स को पॉजिटिव इवेंट्स की तुलना में ज्यादा याद रखता है। अगर तुम अपने पूर्वजों के समय को देखो, तो समझ आता है कि उनके लिए नेगेटिव इवेंट्स का मतलब लाइफ एंड डेथ का मामला होता था। अगर कोई ट्राइब तुम्हें अपनाने से इनकार कर देता, तो तुम्हारे सर्वाइवल के चांस बहुत कम हो जाते, क्योंकि तब न तो कोई तुम्हें जंगली जानवरों से बचाता और न ही अपने फूड में हिस्सा देता। आज भले ही तुम्हारी लाइफ पर कोई सीधा खतरा ना हो, लेकिन फिर भी नेगेटिव इवेंट्स हमें भावनात्मक रूप से तकलीफ देती है। जब तुम्हारा बॉस तुम्हें डांटता है तो बुरा लगता है। जब तुम्हारा दोस्त तुमसे बात करना बंद कर देता है तो उदासी घेर लेती है। इस नेगेटिविटी बायस ने हमारे पूर्वजों को सरवाइव करने में मदद की थी, लेकिन आज ये हमेशा फायदेमंद नहीं होता। अगर तुम्हारा बॉस तुम्हारे काम की आलोचना करता है या कोई दोस्त तुमसे दूरी बना लेता है, तो इससे तुम्हारी लाइफ पे कोई खतरा नहीं आता, लेकिन भावनात्मक दर्द हमें अंदर से चोट पहुंचाता है। इससे बचने और हैप्पी रहने के लिए तुम्हें इस नेगेटिविटी बायस से सचेत होकर लड़ना होगा। अगर तुम हैप्पी रहोगे, तो तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो तुम्हारे दिमाग में तब रिलीज होता है जब तुम किसी प्लेजरेबल एक्टिविटी में शामिल होते हो, जैसे अच्छा खाना खाना। ये तुम्हारे प्लेजर सेंटर को एक्टिवेट करके तुम्हें हैप्पीनेस महसूस कराता है। लेकिन क्योंकि डोपामीन इंसान को अच्छा महसूस कराता है, कई लोग इसका दुरुपयोग करने लगते हैं। वे नॉन स्टॉप ईटिंग करने लगते हैं या किसी चीज की एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। किसी भी तरह की एडिक्शन तुम्हारी हेल्थ के लिए
खतरनाक हो सकती है। हो सकता है कि तुम्हें मटेरियलिस्टिक थिंग्स से खुशी मिलती हो, नई कार या नया फोन तुम्हें वह हैप्पीनेस देता है जिसकी तुम्हें तलाश होती है। लेकिन इन चीजों की खुशी भी टेम्पोररी होती है। इसे हेडोनिक अडॉप्शन कहते हैं। यह अस्थायी खुशी आपको थोड़े समय के लिए खुश कर देती है, इसीलिए आप इसके पीछे भागते रहते हैं। हम सबके भीतर खुशी का एक स्तर होता है जो हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से खुश रहते हैं और कुछ सामान्य। आपकी खुशी का स्तर तब बढ़ जाता है जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रिगर करता है। अब फिर से न्यू कार या न्यू फोन का उदाहरण लेते हैं। जब आप इन्हें खरीदते हैं तो आपकी खुशी के स्तर में उछाल आता है, लेकिन बाद में यह वापस नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि आपको खुशी के पीछे नहीं भागना चाहिए क्योंकि यह हमेशा उच्च स्तर पर नहीं रहेगी? बिल्कुल नहीं। द हाउ ऑफ हैप्पीनेस के लेखक सोंजा ल्यूबोमिर्स्की के अनुसार खुशी का एक फॉर्मूला होता है। 50% आपकी खुशी आपके जीन्स से आती है, 40% इंटरनल फैक्टर्स के कारण होती है और सिर्फ 10% एक्सटर्नल फैक्टर से आती है, जैसे मटेरियल चीजें या प्रमोशन मिलना। इस हैप्पीनेस परसेंटेज से हमें यह सीखने की जरूरत है कि खुश रहना पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर करता है, न कि इस पर कि हमारे साथ क्या हो रहा है। सच्ची खुशी हमारे भीतर से आती है। चैप्टर 2, द नेचर ऑफ इमोशंस। हमारे इमोशंस को संभालना कभी कभी बहुत मुश्किल हो सकता है, खासकर जब वे नेगेटिव हो। क्या आपने महसूस किया है कि जब आप गुस्से या हताशा से भर जाते हैं तो उन्हें तुरंत कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल सा लगता है? चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, ये इमोशंस अक्सर आपकी पकड़ से बाहर हो जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन भावनाओं को संभालना संभव है। इसके लिए आपको बस ये समझने की जरूरत है कि ये भावनाएं अस्थायी होती हैं। जैसे कि पेनेलोपी की कहानी ले। वह सुबह देर से उठती है और उसके बाद उसे सब कुछ जल्दबाजी में करना पड़ता है। जल्दी से नहाना, नाश्ता करना और काम पर दौड़ना। इस सब के बीच वह चिड़चिड़ापन और तनाव महसूस करती है। भले ही वह खुद से कहे कि उसे शांत रहना चाहिए, यह तरीका अक्सर काम नहीं करता। इसके बजाय पेनेलोपी खुद को अपनी भावनाओं से अलग करने की कोशिश कर सकती है। वह अपने आप से कह सकती है, हाँ, आज का दिन जिस तरह से शुरू हुआ उससे मुझे चिड़चिड़ाहट हो रही है, लेकिन यह फीलिंग टेम्पोरेरी है। लेकिन यह भावना धीरे धीरे कम हो जाएगी और मैं फिर से अच्छा महसूस करूंगी। ये समझना बहुत जरूरी है कि इमोशंस आती जाती रहती हैं। जो आप अभी फील कर रहे हैं वह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। नेगेटिव इमोशंस हमेशा बुरी नहीं होती और इन्हें बेकार समझना सही नहीं है। कई बार यही इमोशंस आपके लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बनती है। हार की फीलिंग आपको अगली बार और ज्यादा मेहनत करने के लिए इंस्पायर करती है। और किसी प्रियजन को खोने का दर्द आपको उन लोगों की वैल्यू करना सिखाता है जो अभी भी आपके जीवन में है। अगर आप अभी भी नेगेटिव इमोशन से डील करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो उन पास्ट मोमेंट्स को याद करें जब आपने पहले भी ऐसा फील किया था। उस चैलेंजिंग सिचुएशन का आपने सामना किया और उसे पार भी किया। चाहे अभी आप कितना भी बुरा महसूस कर रहे हो, ये जानना जरूरी है कि ये इमोशन भी गुजर जाएगी। नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करने का एक और हेल्थी तरीका ये है कि याद रखें ये आपको डिफाइन नहीं करती। अगर आप सैड महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिप्रेशन में हैं और ना ही इसका मतलब ये है कि आप एक फेलियर हैं। जो आप अभी फील कर रहे हैं वो आपकी आइडेंटिटी को कम नहीं करता। खुद को खुश रखने के लिए एक्टिवली एक पॉजिटिव माइंडसेट अपनाना होगा। क्या आपने कभी यह कहावत सुनी है, आप क्या सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिचुएशंस पर लागू होता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक टफ सिचुएशन में हैं। जिस एग्जाम के लिए आपने इतनी मेहनत की थी उसमें आप फेल हो गए और आपकी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो गई। ये सिचुएशंस आपको लाइफ के बाकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करने के लिए मजबूर कर सकती है। जैसे आपको लग सकता है कि आपका वेट बढ़ रहा है, कोई आपको पसंद नहीं करता और आप अकेले और उदास फील कर रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स को खुद पर हावी होने देना आसान होता है, लेकिन इस इमोशन से खुद को फ्री करना बहुत जरूरी है। जैसा कि पहले भी कहा गया, जब आपको कोई इमोशन फील हो तो सबसे पहले उसके बारे में अवेयर रहें। खुद को बार बार याद दिलाएं
कि ये फीलिंग टेम्पररी है और जल्द ही गुजर जाएगी। ये प्रैक्टिस आपको अपनी इमोशंस और उन्हें ट्रिगर करने वाली चीजों को समझने में हेल्प करेगी। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोफिया को एहसास हुआ कि गलती करने से उसे गुस्सा आता है। वो छोटी छोटी गलतियों पर खुद पर गुस्सा करती थी। उसने महसूस किया कि वह अक्सर अपनी पुरानी गलतियों पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देती है। लेकिन फिर सोफिया ने इस नकारात्मक चक्र से बाहर निकलने का एक तरीका खोज लिया। उसने खुद को यह याद दिलाना शुरू किया कि वह भी एक इंसान है और उससे भी गलतियां हो सकती हैं। साथ ही उसने खुद को अपनी उपलब्धियों की भी याद दिलाई। नेगेटिव थॉट साइकिल को रोकने के लिए हमें खुद को ऑब्जर्व करने की आदत डालनी चाहिए। ये समझना जरूरी है कि हमारी भावनाओं को ट्रिगर करने वाली चीजें क्या हैं। उस समय हम खुद से क्या कहते हैं और सबसे अहम, हमें क्या चीज इस नेगेटिव लूप से बाहर निकालने में मदद करती है। हमने इससे क्या सीखा। इमोशनल जर्नी हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और उनसे बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। सेल्फ बिलीफ को बनाए रखें और याद रखें कि हर इमोशन टेम्पररी होती है। चैप्टर 3, चेंजिंग योर इंटरप्रिटेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी हैप्पीनेस के लिए बाहरी चीजें सिर्फ 10% ही जिम्मेदार होती है? यह जानकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर गहराई से सोचे तो यह सच है। आपकी वेल्थ, अचीवमेंट्स और लाइफ में जो कुछ भी एक्सटर्नली आपके पास है, वह आपकी हैप्पीनेस को उतना प्रभावित नहीं करता जितना आप सोचते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि असली फर्क हमारी परसेप्शंस और बिलीव्स डालती है। यही कारण है कि हमें चीजों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। आइए कुछ कॉमन बिलीव्स के बारे में बात करें और समझें कि उन्हें कैसे बदला जा सकता है। बिलीफ नंबर 1, ये एक समस्या है। जब हम किसी सिचुएशन को प्रॉब्लम की तरह देखते हैं तो यह हमारी एंजाइटी और स्ट्रेस को बढ़ा देती है। लेकिन क्या हो अगर वह वास्तव में कोई प्रॉब्लम ना हो? उदाहरण के लिए केटी की कहानी लें। उसे पता चला कि उसे जॉब से निकाला जा सकता है। पहले तो यह उसे एक बड़ी समस्या लगी। वह डर और अनिश्चितता में डूब गई। लेकिन फिर उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर यह समस्या नहीं है तो क्या है? उसने इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू किया, अपने ड्रीम जॉब की तलाश करने का मौका। इस नए पर्सपेक्टिव ने न केवल उसकी एंजाइटी को कम किया, बल्कि उसे एक नई एनर्जी भी दी। बिलीफ नंबर 2, मुझे शादी करके बच्चे पैदा करने चाहिए। यह एक ऐसी बिलीफ है जो अक्सर सोसाइटी और फैमिली द्वारा हम पर इंपोज की जाती है। लेकिन क्या यह सच में जरूरी है कि हम समाज की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरे सिर्फ इसलिए कि लोग ऐसा कह रहे हैं? इसका मतलब यह नहीं कि हमें भी वही करना चाहिए। मैरिज और चिल्ड्रन का डिसीजन हमारा खुद का होना चाहिए, ना कि किसी सोशल प्रेशर का रिजल्ट। इस पर सोचो कि क्या सच में तुम इसके लिए रेडी हो, या फिर ये सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने का एक तरीका बन गया है। तीसरी धारणा, मुझे फ्यूचर के बारे में सोचकर डर लग रहा है। फ्यूचर की चिंता एक ऐसी चीज है जिससे हम सभी गुजरते हैं। हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा और यही अनसर्टेनिटी हमें डराती है। लेकिन क्या सच में इस डर में जीने का कोई फायदा है? फ्यूचर की चिंता करना सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकता। इसके बजाय हमें प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए। जो अभी हमारे पास है उस पर ध्यान दो और अपने आज को बेहतर बनाने की कोशिश करो। तुम फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपना प्रेजेंट जरूर सुधार सकते हो। चौथी धारणा, ये मेरी किस्मत है। कई बार जब चीजें हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं होती तो हम अपनी डेस्टिनी को ब्लेम करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी बैड लक की वजह से सब गलत हो रहा है। लेकिन अगर हम डीप सोचें तो क्या ये सच में किस्मत है, या फिर ये हमारी असम्पशंस है जो हमें ऐसा फील करवा रही है? अपने लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है। जो भी तुम करते हो उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहराओ। ये समझना कि तुम अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार हो, तुम्हें अपने लाइफ को बेटर बनाने की तरफ इंस्पायर करेगा। पांचवी धारणा, मुझे हमेशा राइट होना चाहिए। ये सोच हमें अननेसेसरी स्ट्रेस देती है। हम सोचते हैं कि हमें हर सिचुएशन में राइट होना चाहिए, और अगर हम गलत हो जाते हैं तो ये हमारी फेलियर का प्रूफ है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? मिस्टेक्स करना ह्यूमन नेचर है। हम सभी गलतियां करते हैं,
और यही गलतियां हमें सिखाती हैं। खुद पर इतना हाश मत बनो, अपनी मिस्टेक से सीखो और आगे बढ़ो। छठवीं धारणा, मैं दूसरों को खुश करना चाहता हूँ। हम में से कई लोग दूसरों को हैप्पी करने की कोशिश में अपनी हैप्पीनेस को इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि अगर हम दूसरों को खुश करेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देना सीखो। दूसरों की खुशी इंपॉर्टेंट है, लेकिन खुद की खुशी को भूल जाना सही नहीं। लेकिन अपनी खुशी को नज़रअंदाज करके नहीं। मैं कुछ नहीं बदल सकता, ये धारणा हमें हतोत्साहित कर सकती है। हम सोचते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये सच नहीं है। आप अपने जीवन में बहुत कुछ बदल सकते हैं अगर आप अपनी सोच को बदलें। आप अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। यही चीज तय करती है कि आप खुश रहेंगे या दुखी। इन सभी धारणाओं को बदलने का मतलब है कि आप अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर रहे हैं। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आपकी भावनाएं भी बदलने लगती हैं। चैप्टर 4, लेटिंग गो ऑफ योर इमोशंस। क्या आप जानते हैं कि अगर आपको सच में खुश रहना है तो अपनी भावनाओं को दबाकर रखना कितना नुकसानदायक हो सकता है? गुस्सा, कड़वाहट और अन्य नकारात्मक भावनाएं आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकती हैं। पहले के अध्यायों में हम इन चीजों पर चर्चा कर चुके हैं और यह बताने की जरूरत नहीं कि ये भावनाएं हमारे शरीर पर भी असर डालती हैं। याद करें, जब आपको गुस्सा आता है तो आपके शरीर में क्या होता है? दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हाथों में पसीना आ जाता है, शरीर गर्म महसूस करने लगता है, किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं को दिल में दबा कर ना रखें। सबसे पहले अपने भावनाओं को खुद से अलग करके उन्हें निरीक्षण करें। उदाहरण के लिए, पेनी के बॉस ने जब तीसरी बार उसके काम में सुधार की बात कही तो उसने खुद को बहुत बेवकूफ महसूस किया। उसे लगा जैसे वह इस नौकरी और पद के लायक ही नहीं है। यह एक सामान्य प्रतिक्रिया थी, लेकिन पेनी ने तय किया कि वह इस भावना से खुद को अलग रखेगी। उसने खुद से कहा, मुझे बेवकूफ जैसा महसूस हो रहा है, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। इस सोचने के तरीके में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब हम अपनी भावनाओं को खुद से जोड़कर देखते हैं तो वे हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, लेकिन जब हम उन्हें एक अलग चीज के रूप में देखते हैं तो हम उन्हें बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। पेनी ने खुद को नकारात्मक बातें सुनाने से रोका। जब भी वह ऐसा महसूस करती, वह उन पलों को याद करती जब उसने खुद को बेवकूफ समझा था और फिर खुद को सकारात्मक रूप से समझाने लगी। लेकिन उसने यह सोचकर खुद को और अधिक नेगेटिव इमोशंस में घेरने से बचाया। दूसरा, अपनी भावनाओं को एक लेबल दो। फीलिंग्स को एक ऐसी चीज की तरह समझो जो टेम्परेरी है, जैसे कपड़े। तुम उन्हें पहनते हो और फिर बदल भी लेते हो। तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। पेनी की तरह अपने इमोशंस को देखने का तरीका बदलो। उदाहरण के लिए, मैं दुखी हूं कहने के बजाय मुझे दुख फील हो रहा है कहो। यह छोटा सा बदलाव तुम्हारे और तुम्हारी इमोशंस के बीच डिस्टेंस क्रिएट कर देता है, जिससे उनसे बाहर आना आसान हो जाता है। तीसरा, अपनी भावनाओं को पकड़े मत रखो, उन्हें जाने दो। ये समझना जरूरी है कि हम दो कारणों से अपनी इमोशंस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये उन स्टोरीज को और स्ट्रांग कर देता है जो हम खुद को बताते हैं। जब हम सैड होते हैं तो हम और ज्यादा सैड फील करना चाहते हैं। यह आयरनी है कि ज्यादातर लोग खुद को तकलीफ देने की आदत में फंसे रहते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी इमोशंस के बिना अधूरे हैं, लेकिन क्या यह सच है? जब तक हम खुद को अपनी इमोशन से जोड़कर रखेंगे, तब तक हम डिस्टर्ब्ड रहेंगे। एमिली को अक्सर एम्प्टीनेस फील होती थी। वह अपने फ्रेंड्स और कॉलीग्स की तुलना में खुद को लूजर समझती थी। जब उसने देखा कि वे अपने पर्सनल माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं तो उसे उनसे जेलसी होने लगी। एमिली ने डेली गोल्स की एक टू डू लिस्ट बनाई ताकि वह खुद पर प्राउड फील कर सके। उसने उन गोल्स को हटा दिया जो एक दिन में पूरे करना इम्पॉसिबल थे। जैसे उसने अपनी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए 1 घंटे की जॉगिंग का टारगेट सेट किया, लेकिन 1 घंटे की जॉगिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए उसे रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत थी।
जब वह अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाई तो उसे लगा कि वह किसी लायक नहीं है। ये सोच उसे और ज्यादा नेगेटिव फील करा रही थी। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वह अपनी इमोशंस को पकड़कर नहीं रखेगी। उसने अपने डेली गोल्स को अचीवेबल बनाया और अब उसे स्ट्रेस फील नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि अपने माइलस्टोन्स अचीव करने से एमिली को कॉन्फिडेंस आने लगा। चौथा, अपनी इमोशंस को रिलीज करने के लिए द सेडोना मेथड सीखो। द सेडोना मेथड हेल डॉस्किन की बुक का एक कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें 3 डिफरेंट तरीकों से अपनी इमोशंस को रिलीज करने में हेल्प कर सकता है। पहला तरीका, अपनी इमोशंस को पकड़ो मत। नेगेटिव इमोशंस को कभी होल्ड करके मत रखो, उन्हें जाने दो। दूसरा तरीका, उन भावनाओं को अपनी लाइफ में एक स्पेस देने दो। इससे तुम जो महसूस कर रहे हो उसे स्वीकार कर पाते हो, लेकिन उनसे चिपके नहीं रहते या उन्हें अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने देते। तुम बस उन्हें आने देते हो और जाने देते हो। तीसरा तरीका है, उन्हें वेलकम करो। इसमें तुम बिना किसी जजमेंट के अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हो। जब तुम उन्हें करीब से देखोगे तो जान पाओगे कि ये भावनाएं आखिर आ कहां से रही हैं। द सिडोना मेथड के अनुसार अपनी भावनाओं को लेट गो करने के लिए तुम ये 5 स्टेप्स अपना सकते हो। स्टेप 1, एक खास भावना पर फोकस करो जिस पर तुम वर्क करना चाहते हो। ये जरूरी नहीं कि वह भावना बहुत गहरी हो, ये कोई साधारण भावना भी हो सकती है, जैसे लंबी लाइन देखकर इरिटेशन महसूस करना। दूसरे और तीसरे चरण, खुद से यह सवाल पूछो। ये उस अप्रोच पर निर्भर करेगा जो तुम ऊपर बताए गए तीनों तरीकों में से चुनोगे। पहले तरीके के लिए, क्या मैं इस भावना को जाने दे सकता हूं और क्या मैं इस भावना को जाने दूंगा? दूसरे तरीके के लिए, क्या मैं इस भावना को यहां रहने दे सकता हूं और क्या मैं इस भावना को यहां रहने दूंगा? तीसरे तरीके के लिए, क्या मैं इस भावना को वेलकम कर सकता हूं और क्या मैं इस भावना को वेलकम करूंगा? हर सवाल का जवाब ऑनेस्टली देने की कोशिश करो। यहाँ कोई सही या गलत जवाब नहीं है। ये बस ये समझने का एक तरीका है कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, इसे समझो और फिर उस भावना को आने दो। स्टेप 4, खुद से पूछो, कब? तुम्हारा जवाब हमेशा होना चाहिए, अभी। तुम्हें इस भावना से छुटकारा पाना है। एक्सक्यूजेस मत बनाओ, इसे रिलीज करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टेप 5, पूरे प्रोसेस को फिर से रिपीट करो जब तक कि वह भावना पूरी तरह फेड ना हो जाए। द सेडोना मेथड सुनने में जितनी सिंपल लगती है उतनी ही इफेक्टिव भी है। हो सकता है कि शुरुआत में तुम्हें इस प्रक्रिया पर भरोसा ना हो, लेकिन इसे आजमाने में कोई नुकसान नहीं है। अपनी भावनाओं को लेट गो करने की डेली प्रैक्टिस करो। जल्द ही तुम अपने इमोशंस के मास्टर बन जाओगे। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हमारी भावनाओं के साथ हमारा रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है। जब हम उन्हें लेट गो करना सीखते हैं तो हम खुद को एक नई फ्रीडम और हैप्पीनेस में पाते हैं। अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए अपनी भावनाओं को जाने दो और एक न्यू बिगिनिंग करो। चैप्टर 5, हाउ इमोशंस कैन गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। इमोशंस हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा है। कभी हल्की फुल्की हैप्पीनेस, कभी गहरा सैडनेस, तो कभी ऐसा एंगर जो दिल की हार्ट बीट तेज कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इमोशंस सिर्फ फीलिंगलेस सिस्टम भी हो सकते हैं? हैरियट की कहानी सुनिए। वह हमेशा स्ट्रेस में रहती थी। उसे अपने न्यू जॉब, अपने रिलेशनशिप्स, यहां तक कि अपनी अचीवमेंट से भी खुशी नहीं मिलती थी। हर दिन एक बोझ की तरह महसूस होता था। फिर एक दिन उसने एक बड़ा कदम उठाया। उसने अपना सिटी चेंज करने का फैसला किया। ये उसकी जिंदगी का सबसे सही फैसला साबित हुआ। अब हर नई सुबह उसे उत्साह से भर देती थी। वह छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढने लगी। कभी किसी पार्क में बैठकर बर्ड्स को निहारती, तो कभी किसी कैफे में अपनी फेवरेट कॉफी का स्वाद लेती। हैरियट ने अपने इमोशंस को समझा और वह बदलाव किया जिसने उसकी जिंदगी को नई दिशा दे दी। इस कहानी से एक बात साफ है, अगर उसने अपने इमोशंस को इग्नोर कर दिया होता तो शायद वह कभी इस बदलाव के बारे में सोच भी नहीं पाती। इमोशंस हमें कुछ बताना चाहते हैं। जब आप किसी चीज से परेशान या दुखी होते हैं तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ बदलने की जरूरत है। सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को पहचानना, अपने इमोशंस को समझना, यह एक अद्भुत कला है।
यह आपको ये समझने की ताकत देता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों। द 15 कमिटमेंट्स ऑफ कॉन्शियस लीडरशिप, जिम डेथमर और डायना चैपमैन की बुक द 15 कमिटमेंट्स ऑफ कॉन्शियस लीडरशिप इस बारे में बहुत कुछ सिखाती है। वे बताते हैं कि आप अपने इमोशंस को दो तरीकों से देख सकते हैं, एक लाइन से ऊपर या लाइन से नीचे। लाइन से ऊपर, पॉजिटिविटी और ग्रेटिट्यूड की स्थिति। जब आप लाइन से ऊपर होते हैं तो आप अपनी फीलिंग्स और एक्शंस के प्रति जागरूक होते हैं। आप जो भी करते हैं उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। आप चीजों को ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता के साथ देखते हैं। अगर कोई आपको कुछ कहता है तो आप ध्यान से सुनते हैं और उसके थॉट्स की कद्र करते हैं। आप अपने इमोशंस को फील करते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। लाइन से नीचे, नेगेटिविटी और असंतोष की स्थिति। वहीं अगर आप लाइन से नीचे होते हैं तो आप अक्सर खुद में और दूसरों में कमियां ढूंढते हैं। डिबेट करना, गॉसिप करना और उन लोगों को नकारना जिनका ओपिनियन आपसे अलग होता है, ये सब लाइन से नीचे होने के संकेत हैं। आप अपने इमोशन से जूझते हैं, उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हर बार जब आप किसी इमोशन को महसूस करें, खुद से यह सवाल करें, क्या यह लाइन के ऊपर है या नीचे। ये सवाल आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपको अपने इमोशंस को कैसे संभालना है। अगर आप खुद को लाइन से नीचे पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपने इमोशंस को जाने देना चाहिए। उन्हें पकड़कर रखने का कोई फायदा नहीं, बल्कि उन्हें समझकर, स्वीकार करके और फिर रिलीज करके आप अपने लिए एक नई राह खोल सकते हैं। हमारे इमोशंस हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं, चाहे वह खुशी हो, गुस्सा हो या उदासी। हर इमोशन का एक मीनिंग होता है। अगर आप अपने इमोशंस को सही तरीके से समझें तो ये आपकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। हैरियट ने अपने इमोशंस को सुना, उन्हें समझा और अपने जीवन में वह बदलाव किया जो उसकी हैप्पीनेस का कारण बना। आपकी लाइफ में भी ऐसे कई मोमेंट्स आएंगे जब आपको लगेगा कि आप कहीं अटक गए हैं। ऐसे समय में अपने इमोशंस को इग्नोर मत करिए, उन्हें समझिए, महसूस करिए और उन्हें अपनी गाइड बनने दीजिए। शायद वही इमोशन आपको उस डायरेक्शन में ले जाए जहां आपको सच में होना चाहिए। चैप्टर 6, रिकॉर्डिंग योर इमोशंस। हमारे इमोशंस वे एहसास हैं जो हमारी लाइफ के हर पहलू को टच करते हैं। कभी हम खुशी से झूम उठते हैं तो कभी दुख के साए में डूब जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने इन इमोशंस को रिकॉर्ड करें और ध्यान से समझें तो ये हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इमोशंस को रिकॉर्ड करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी फीलिंग्स का हिसाब रखें, बल्कि ये एक कोशिश है आपको ये समझाने की कि कैसे आप अपने पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ा सकते हैं और नेगेटिव इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप इस जर्नी पर निकलें, आपको अपनी करंट इमोशनल स्टेट को पहचानना होगा। आइए एक हफ्ते के लिए अपनी फीलिंग्स को रेट करें। 1 का मतलब सबसे बुरा दिन, 10 का मतलब एकदम बेहतरीन दिन। हर दिन की फीलिंग को लिखिए। क्या आपने हैप्पीनेस फील की, गुस्सा आया या कहीं सैडनेस ने आपको घेर लिया? और हफ्ते के अंत में अपने पूरे वीक का टोटल स्कोर निकालिए। लेकिन यहीं पर नहीं रुकना है, अपने इमोशंस को समझें और उन्हें सही तरीके से संभालें। अपने आप से कुछ सवाल पूछें, आपने कौन कौन से नेगेटिव इमोशंस महसूस किए? क्या आप उन फीलिंग्स के करीब थीं या आपने उन्हें गलत तरीके से इंटरप्रेट किया? नेगेटिव इमोशन से निपटने की कोशिश। जब हम किसी नेगेटिव इमोशन को महसूस करते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन उसे दूर करने का होता है। कभी हम डीप ब्रेथ्स लेते हैं, कभी किसी से बात करके अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं और कभी कभी हम इसे अपने अंदर दबा लेते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि यह अपने आप चला जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगली बार जब आप किसी नेगेटिव इमोशन का सामना करेंगी तो आप उससे बचने की बजाय उसे समझने की कोशिश करेंगी? क्या आप उस इमोशन को पहचानेंगी, उसे समझेंगी और फिर उससे निपटने के लिए एक बेहतर तरीका अपनाएंगी? जब आप अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करती हैं तो आप 2 अहम चीजें हासिल करती हैं। एक, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। आपको पता चलता है कि किस दिन आपका मूड कैसा था और क्यों। आपको अपने पॉजिटिव मूड को मेंटेन रखने में मदद मिलती है। आप अपने लिए वो छोटी छोटी खुशियां ढूंढने लगती हैं जो आपकी लाइफ को सुंदर बनाती है। 2 नेगेटिव इमोशंस हैंडल करने की प्रैक्टिस होती है। जब आप जानती हैं कि आपको क्या परेशान कर रहा है
तो आप उसे बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं। आप अपने लिए ऐसे तरीके ढूंढ सकती हैं जो आपको नेगेटिव इमोशन से छुटकारा दिलाएं और हैप्पीनेस की ओर ले जाएं। इमोशन ट्रैकिंग एक सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट। अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करना एक साधारण सी एक्टिविटी लग सकती है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। यह आपको खुद के साथ जुड़ने का एक मौका देता है। ये सिखाता है कि आपकी फीलिंग्स सिर्फ एक पल की बात नहीं है, बल्कि ये आपकी लाइफ का एक अहम हिस्सा है। जब आप अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करती हैं तो आप खुद को बेहतर समझ पाती हैं। आपको पता चलता है कि किस चीज से आपको खुशी मिलती है और किससे दुख। यही समझ आपको बेहतर, खुशहाल और संतुलित लाइफ की ओर ले जाती है। तो इस हफ्ते अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करने की कोशिश करें और देखें कि यह आपकी लाइफ को कैसे बदलता है। अपने इमोशंस को समझें, उन्हें अपनाएं और अपने लिए एक नई राह चुनें जो आपको हैप्पीनेस की ओर ले जाए। इस किताब में दी गई हर एडवाइस हमें यही सिखाती है कि हम अपने इमोशंस को समझें, उन्हें स्वीकारें और सही तरीके से मैनेज करें। जब हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाते हैं तो हम लाइफ में असली हैप्पीनेस और बैलेंस पा सकते हैं। इमोशंस हमारे एक्सपीरियंसेस का हिस्सा है। इन्हें सही तरीके से समझना और मैनेज करना ही असली सफलता है। लेकिन अगर हम इन्हें सही डायरेक्शन में ले जाएं तो ये हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। हमें खुद को समझना, एक्सेप्ट करना और अपने इमोशंस को अवेयरनेस के साथ जीना चाहिए। अगर आपने ये बुक पढ़ी या इस वीडियो को देखा तो खुद से वादा करो कि आप अपनी फीलिंग्स को एक नई डायरेक्शन दोगे। हर दिन एक कदम और बढ़ाओ। अपने इमोशंस को समझते हुए अपनी लाइफ को बेटर बनाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बुकपेडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी और वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। आपके सजेशंस और क्वेश्चंस का स्वागत है, उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखें। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपनी फीलिंग्स को सही डायरेक्शन में गाइड करें और खुश रहें।